दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का इसमें यूज़ किया गया है और जो वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड मीनिंग है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छी लगती है लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको अभी से लाइक कर दीजिए और यदि पॉसिबल हो तो इसे हाइप भी कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोट्स एडवाइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गोट का मतलब होता है बकरी और यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो क्या अर्थ हुआ? द गोट्स एडवाइस, बकरी की सलाह। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है। और जो कहानी का टाइटल है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि कोई भी नया स्ट्रक्चर, नया वर्ड मीनिंग आपको मिले तो आप इसे नोट करें। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन मैन ओन्ड अ डोंकी एंड अ गोट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए OWN, ये जो वर्ड है ऑन, आपने सुना होगा एक वर्ड है OWNER। ओनर का मतलब होता है मालिक। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मालिक है उसको ऑनर कहा जाता है। और OWN ऑन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़, किसी व्यक्ति के पास जब किसी चीज़ का अधिकार हो या वो चीज़ उसके पास हो, उसके पोजीशन में हो, उसे ऑन कहा जाता है, जो कि वर्ब है और सेकंड फॉर्म है ऑन्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन मैन, एक आदमी, ऑन्ड मतलब एक आदमी के पास था, अ डोंकी एक गधा, एंड ए गोट और एक बकरी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक आदमी के पास एक गधा और एक बकरी थे। आगे देखिए, ही used the donkey to carry loads from the village to the city। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में used to का इस्तेमाल किया गया है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। देखिए used to का प्रयोग वाक्यों में, पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हिंदी में निरंतरता। जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को, किसी भी क्रिया को बराबर किया करता था, ऐसे स्थानों पर यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यूज्ड का इस्तेमाल है। ही यूज्ड द डोंकी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? ही यूज्ड द डोंकी, वह डोंकी का मतलब कि गधे का इस्तेमाल करता था। टू कैरी लोड्स, कैरी का मतलब होता है ढोना और लोड मतलब वज़न, वज़न को ढोने के लिए। फ्रॉम द विलेज, गांव से, टू द सिटी, शहर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, मतलब वह गधे का इस्तेमाल करता था, गधे का प्रयोग करता था वज़न ढोने के लिए शहर से गांव से शहर तक। द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए। WORK, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। और दोस्तों कई लोग हार्ड वर्क और वर्क हार्ड में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इस चीज़ को भी समझ लें। हार्ड वर्क जो है नाउन है जिसका मतलब होता है परिश्रम या फिर मेहनत, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। और यदि आप इसको वर्क हार्ड पढ़ेंगे, वर्क हार्ड लिखेंगे तो ये हो जाएगी वर्ब। तो फिलहाल इसे वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है वर्क हार्ड, और जो ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है वर्कड हार्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। होल मतलब पूरा दिन, होल डे मतलब पूरा दिन। तो क्या अर्थ हुआ? गधा
पूरा दिन मेहनत करता था, पूरे दिन परिश्रम करता था। सो इसलिए द मैन आदमी यूज्ड टू गिव हिम मोर फूड दैन ही गेव टू द गोट। क्या अर्थ हुआ? अब देखिए, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था यूज टू के बारे में, तो यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल देखने को मिलता है इसके बारे में। यूज टू का इस्तेमाल जैसा मैंने आपको बताया पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाएगा। जब आप ये दिखाएंगे पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर करता था, ऐसे स्थानों पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसा यहाँ पर लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द मैन आदमी यूज टू गिव हिम मोर फूड, इसलिए आदमी उसे ज़्यादा खाना देता था, दिया करता था। देन का यूज़ होता है तुलना करने के लिए। देन का मतलब यहाँ पर से, और THEN का मतलब होता है तब, जिसकी स्पेलिंग है THEN, और ये जो स्पेलिंग है ये है THAN। इसे भी देन पढ़ेंगे, लेकिन इस देन का प्रयोग जब करेंगे जब तुलना की जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ? देन ही गेव टू द गोट, मतलब जो वो बकरी को देता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इसलिए जो आदमी था वो द मैन यूज टू गिव हिम मोर फूड, जो आदमी था वो उसे ज़्यादा खाना देता था। देन ही गेव टू द गोट, मतलब जो वो बकरी को देता था उससे ज़्यादा खाना वो उसे देता था। और यहाँ पर ये जो हिम किसके लिए यूज़ किया गया है? डोंकी के लिए। चलिए आगे देखिए। द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील जेलस का मतलब होता है जलन होना, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, और सेकंड है फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, आप इसे नोट जरूर कर लें। द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी। क्या अर्थ हुआ? कि बकरी गधे से जलती थी, या कह सकते हैं बकरी गधे से ईर्ष्या करती थी। शी हैड एन ईविल नेचर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था। तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट का पजेसिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा और साथ में जो भी नाउन वगैरह है उसको मेंशन कर दिया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? शी हैड एन ईविल नेचर। ईविल का मतलब होता है बुरा और नेचर मतलब स्वभाव। शी हैड एन ईविल नेचर, उसका बुरा स्वभाव था। शी एडवाइज्ड द डोंकी यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट। क्या अर्थ हुआ? शी एडवाइस टू द डोंकी। दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना किसी को, और जानने वाली बात यह है ये जो शब्द है एडवाइस ये नाउन है, साथ में वर्ब भी है। और यदि आप जैसे ऊपर इसका टाइटल था गोट्स एडवाइस, तो वहाँ पर एडवाइस को नाउन के रूप में यूज़ किया गया था। और कई ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में नाउन भी हैं वर्ब भी हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? शी एडवाइज्ड द डोंकी, उसने गधे को सलाह दी। क्या सलाह दी उसने? यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट। दोस्तों यहाँ देखिए हैव टू का यूज़ किया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हैव टू का यूज़ कब किया जाएगा, और सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हैव टू का क्या मतलब होता है। जब हम वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम कोई फोर्स को दिखाते हैं। फोर्स मतलब किसी भी तरह का दबाव दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई ऐसी क्रिया करता है जो उसका करने का मन नहीं है। सिंपल सी बात, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप रोज़ सुबह जगते हैं, लेकिन आप हो सकता है कि आप और भी देर तक सोना चाहते हैं, लेकिन आपको सुबह अपने ऑफिस जाना होता है या आपको स्कूल जाना होता है, या सुबह आपको जाना ही होता है जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन आपकी हो सकता है इच्छा सुबह उठने की, जल्दी उस समय पर उठने की ना होती हो, लेकिन काम पर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई भी काम करना पड़ता है किसी विवशता के कारण, किसी मजबूरी के कारण, और वो व्यक्ति उस काम को करता है लेकिन वो मजबूरी में करता है, या फिर उस काम को करने की उसकी इच्छा नहीं होती लेकिन वो फिर भी करता है, मतलब वो उस काम को करता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों में हैव टू या फिर हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाएगा उस विवशता को दर्शाने के लिए।
अब मैं जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा आप अगर आप हिंदी के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो इससे साफ पता लग रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति का मन ना हो सुबह 5 बजे उठने का, लेकिन ज़्यादा उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, इसलिए वो क्या कह रहा है, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। मतलब वो व्यक्ति उठता है लेकिन उसकी इच्छा उस समय उठने की नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ टू या फिर हैव टू। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में हैव टू का इस्तेमाल किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ टू। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने वाक्य दिया था, उसको एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ मैं। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई हैव टू वेक अप एट 5 AM इन मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी क्रिया को तो करता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हैज़ टू हैव टू के बारे में बता चुका हूँ, तो आप एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं। छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसे नोट कर लीजिए। उसे दौड़ना पड़ता है। आई रिपीट द सेंटेंस, उसे दौड़ना पड़ता है। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, जो हमने वाक्य पढ़ा था उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसने क्या कहा, यू हैव टू वर्क सो हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, फॉर द होल डे, पूरा दिन, एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और कोई भी आराम नहीं मिलता है। यू मस्ट एक्ट एज इफ़ यू आर इल एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस। क्या अर्थ हुआ, यू मस्ट एक्ट। देखिए दोस्तों, मस्ट का यूज़ कब किया जाएगा, जब हम किसी को कोई सलाह देंगे और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सलाह होगी, तो वहाँ पर इस चीज़ को दर्शाने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाएगा। और एक्ट का मतलब होता है नाटक करना, दिखावा करना। तो उसने क्या कहा, यू मस्ट एक्ट, आपको अवश्य ही नाटक करना चाहिए, एज जैसे कि इफ़ यू आर इल, जैसे कि आप बीमार हो, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, फॉल डाउन मतलब गिर जाना, और अनकॉन्शियस होता है बेहोश, ये एडजेक्टिव है, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, और बेहोश होके गिर जाना। तो जो बकरी थी उसने क्या उसको सलाह दी कि भाई आपको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है और आपको कोई भी आराम नहीं मिलता है। अब आप अवश्य ही आप एक नाटक करें कि आप बीमार, ऐसा दिखाएं कि आप बीमार हैं और आप बेहोश होकर गिर जाएं। दिस वे, इस तरह से, यू विल गेट रेस्ट, आपको आराम मिलेगा, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। द डोंकी लाइक द गोट्स एडवाइस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड। क्या अर्थ हुआ, द डोंकी लाइक द गोट्स एडवाइस, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लाइक मतलब पसंद करना, पसंद आना, सेकंड फॉर्म लाइक्ड। द डोंकी लाइक द गोट्स एडवाइस, गधे को बकरी की सलाह अच्छी लगी, एंड डिड, और उसने किया, एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसको बताया गया। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, आदमी ने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टू क्योर योर डोंकी यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ ए गोट्स लंग्स। क्या अर्थ हुआ, टू क्योर योर डोंकी। दोस्तों आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लीजिए, CURE। क्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज करना, निदान करना। इसे हिंदी में निदान करना भी कहा जाता है, और इलाज करना भी, किसी चीज़ को ठीक करना, तो उसे क्योर कहते हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, टू क्योर योर डोंकी मतलब अपने गधे का उपचार करने के लिए, अपने गधे को ठीक करने के लिए, यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ ए गॉट्स लंग्स। दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। अब इसको भी समझ लीजिए, शुड का यूज़ कब किया जाएगा, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम किसी भी तरह की सलाह को दिखाते हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है, अब वो सलाह किसी के लिए भी हो, तो ऐसे स्थानों पर शुड का यूज़ किया जाएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाएंगे, आपको आना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको समय पर उठना चाहिए, आपको फ़ोन कम चलाना चाहिए, आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप कोई सलाह देते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, शुड का यूज़ करना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, टू क्योर योर डोंकी, अपने गधे का उपचार करने के लिए, ठीक करने के लिए, यू शुड गिव हिम, आपको उसे देना चाहिए, सूप देना चाहिए। और कौन सा सूप, मेड जो बना हो, ऑफ ए गोट्स लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े, जो कि बकरी के फेफड़ों से बना हो। तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने क्या कहा कि आपको अपने गधे को सही करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए, आपको इसको बकरी के फेफड़ों से जो बना हुआ सूप है वो उसको देना चाहिए। आगे देखिए, द मैन एट वंस किल्ड द गोट,
एट वंस मतलब तुरंत, जो आदमी था उसने तुरंत बकरी को मार दिया। किल मतलब मारना, सेकंड ऑफ किल्ड। द मैन एट वंस किल्ड द गोट, आदमी ने तुरंत बकरी को मार दिया। एंड कुक्ड द सूप आउट ऑफ हर लंग्स, और उसके लंग्स से मतलब फेफड़ों से उसने उस सूप को बनाया। देन फिर ही फैट द सूप। दोस्तों FEED फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, सेकंड फॉर्म होती है फैट। क्या अर्थ हुआ? देन ही फैट द सूप टू द डोंकी, फिर उसने गधे को सूप पिलाया। द गोट हैड बीन किल्ड बिकॉज ऑफ हर इविल नेचर। दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ, बहुत आसान सा है, समझ लीजिए। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। इस स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट में जब आप पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो सिंपली हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म, सिंपल। तो क्या अर्थ हुआ? द गोट हैड बीन किल्ड, बकरी मारी जा चुकी थी, बिकॉज ऑफ हर इविल नेचर, अपने बुरे स्वभाव के कारण। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगे कि आज आपने कुछ सीखा है, मुझसे कुछ सीखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट अगर सजेशन हो, फीडबैक को कमेंट में बताएं। और दोस्तों यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।